गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं 1:30 PM पे मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, हाई लेवल पजल्स फॉर मेंस 2020। एक सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। आज उसी सीरीज़ के अंदर ये सेकेंड सेशन रहेगा। आज 2 सेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं हाई लेवल पजल्स के। तो स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया सेशन, नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला सेट आप लोगों के सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट दे दीजिए। लेट्स सी, आई होप आप सभी ने पॉज करके अच्छा सा अटेम्प्ट दे दिया है। बारी बारी से हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, अकॉर्डिंगली नोट करना है। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है आपको। 3 रोज आपको यहाँ पर गिवन है। देर आर 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रोज अमंग रो 1, रो 2, रो 3। रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2। तो ठीक है, एक बार अरेंजमेंट कैसे बनेगी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलो लेट्स सी, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2। तो लेट्स से ये आपकी रो नंबर 1 है, ये नॉर्थ है रो 2 की। ठीक है सर, और क्या बोल रखा है, विच इज नॉर्थ ऑफ रो 3। ठीक है, रो 3 बनाने से पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं। 4 पर्सन सिट्स इन रो 1 फेसिंग साउथ, 4 पर्सन सिट्स इन रो 3 फेसिंग नॉर्थ, एंड 8 पर्सन सिट्स इन रो 2 सच दैट first 4 persons from the left end of the row face north while rest of the persons face south. Person who sit in row number 1 and 3 face the persons who sit in row number 2. चलिए ये मैं पूरी अरेंजमेंट आपको बना के दिखाता हूँ। रो 1 वाले कितने थे सर, 4 जने थे, 1 2 3 4। सिमिलरली सामने 1 2 3 4 रो नंबर 2 में था, ये साउथ फेसिंग था। रो नंबर 2 के लेफ्ट एंड से जो पहले 4 पर्सन थे वो नॉर्थ फेसिंग थे और रो 1 वाले पर्सन्स को देख रहे थे। ठीक है, रो 1 है, ये रो 2 है। अब सर रो नंबर 2 में 4 जने और थे, 4 जने और थे, 1 2 3 और दिस इज 4। ठीक है सर, और इसके सामने कौन बैठा था, रो नंबर 3 था सर। और रो नंबर 2 के जो ये बचे हुए 4 थे ये साउथ फेसिंग थे, और रो 3 के सभी नॉर्थ फेसिंग। तो इस तरह से आपकी कुछ अरेंजमेंट बनेगी, बहुत ही कॉमन अरेंजमेंट है मीन्स के लिए। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सारी इंफॉर्मेशन नोट करते जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे। वाई डज नॉट फेस आर, वाई आर को फेस नहीं करता है। ठीक है, वाई डज नॉट फेस आर, ये नोट कर लिया। ठीक है सर, नो इश्यूज। आगे क्या दे रखा है, S sits second to the right of Z, Z faces X। S कहाँ बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ Z, और Z faces X। तो सबसे पहले तो Z faces X हम सेट कर लेते हैं। Z किसको फेस कर रहा है, X को फेस कर रहा है। एंड एक और बात ये बोल रखी थी, S sits second to the right of Z, Z के सेकंड राइट पे S बैठ रहा है, Z के सेकेंड राइट पे कौन बैठ रहा है, एस बैठ रहा है। अब मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि जेड नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। तो मैं नॉर्थ फेसिंग मानते हुए मैंने अरेंजमेंट बनाया, पर क्योंकि अभी तक मैंने कोई डायरेक्शन इसको असाइन नहीं की है, ये रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सिर्फ नोट करने के पर्पज से मैंने इस तरह से आपके लिए बनाया है इसे। चलिए आगे क्या बोल रखा है, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। के कहाँ बैठता है, जेड के थर्ड राइट, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। लेट्स सी आगे क्या दे रखा है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड वी, वी फेसेस के। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड वी फेसेस के। ठीक है, वी फेसेस के, तो वी आ जाएगा आपका यहाँ पर। और क्या बोल रखा था सर, सॉरी, एम और वी के में 1 पर्सन का गैप है,
तो इसको अलग से लिख लेते हैं m डैश v। ठीक है सर, इसको नोट करके हमने इस तरह से लिख लिया। चलिए अब यहाँ पर मत लिखिएगा, यहाँ पे मत लिखिएगा क्योंकि v के लेफ्ट में है या राइट में है m अभी नहीं पता, इसलिए मैंने अलग से नोट कर लिया था m डैश v। q सिट्स एडजेसेंट टू m, q कहाँ बैठता है, m के एडजेसेंट बैठता है, तो q और m को एक साथ लिख लीजिए और इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर भी मैंने डायरेक्शन नहीं असाइन किया है क्योंकि हमें पता नहीं इमीडिएट राइट में बैठा है या इमीडिएट लेफ्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। x सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा, x किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। चलो ये नोट करके रख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। x और यहां लिख लीजिए एक्सट्रीम एंड, x और यहां क्या लिख लिया आपने, एक्सट्रीम एंड लिख लिया। चलो बहुत ही बढ़िया। देन क्या दे रखा है, T एंड U सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। T और U एक दूसरे के सेकंड राइट बैठते हैं। T और U सेकंड राइट, एक दो, T और U एक दूसरे के क्या बैठते हैं, सेकंड राइट। तो अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग। समझ रहे हैं ये बात, ये अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये हो जाएगा साउथ फेसिंग। इस तरह से एक दूसरे के सेकंड राइट। ठीक है सर। L सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P सिट्स इन रो नंबर 2। L कहाँ बैठता है, P के इमीडिएट राइट में बैठता है। P के इमीडिएट राइट पे L बैठता है और ये कहाँ बैठते हैं, रो नंबर 2 में बैठते हैं। ठीक है सर। R फेसेस साउथ बट नाइदर फेसेस P और L। ठीक है, R किस तरफ देख रहा है सर, साउथ की तरफ देख रहा है और P और L को फेस नहीं करता है। तो ऐसा कीजिए, R फेसेस साउथ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, R साउथ फेसिंग है। ठीक है, और ना ही P को और ना ही L को फेस करता है। ठीक है सर, ये नोट करके रख लिया। आगे बढ़ लेते हैं। O सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N। O कहाँ बैठता है, N के सेकंड राइट पे। O सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N। ठीक है सर, ये भी नोट करके रख लिया। देन क्या बोल रखा है, Y एंड W ऑल्सो सिट्स इन द रोज, मतलब Y और W करके भी दो पर्सन हैं जो रोज में बैठते हैं। अब आगे क्या दे रखा था, Y डज नॉट सिट इन रो नंबर रो नंबर 1, U इज नॉट फेसिंग M। ठीक है, Y रो नंबर 1 में नहीं बैठता, तो Y लिखा और इस तरह से काट के रो नंबर 1 लिख दिया। चलो, और U इज नॉट फेसिंग M, ये आपने नोट कर लिया, क्रॉस कर दिया और नॉट फेसिंग M। अब आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट कर चुके हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट कर चुके हैं। अब बारी बारी से केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो एग्जैक्ट पोजीशन मुझे दे रही है, वो क्लियरली मुझे पता चल रहा है एक्स का, और उसके बाद फिर एक्स से कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, जिससे अकॉर्डिंगली मैं जो केसेस बनाऊंगा उनको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं x को यहाँ रख के देख रहा हूँ। बारी बारी से आपको बताऊंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं कि पैरेलल में मैं सारी केसेस बना सकूँ। कोशिश करूंगा दो केसेस एक साथ लूँ। ठीक है, तो मैं एक केस और बना देता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, 1 2 3 4, इसके सामने 1 2 3 4, देन यू हैव 1 2 3 4, और इसके सामने 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले मैंने x को यहाँ रखा है, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। x को मैंने यहाँ रखा है। x के सामने कौन आ रहा है सर, x के सामने सर आपके z आ रहा है, और z के 1 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, s आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, k आ रहा है। ठीक है, k के सामने कौन आना चाहिए सर, k के सामने v आना चाहिए। m और v में कितने का, एक का गैप आना चाहिए, और q और m क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। यहाँ तक एग्री करते हो कि नहीं करते, बिल्कुल एग्री करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम किस में आएगी सर, अगर आप नोट करें टी और यू की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। टी और यू में क्या था कि टी यू के सेकेंड राइट पे है और यू टी के सेकेंड राइट पे है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि सर टी और यू की जो डायरेक्शंस है, टी और यू की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। टी और यू की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगर सेकेंड राइट पे होने, तो दोनों सेम डायरेक्शन नहीं कर सकते। पॉसिबल है क्या दोनों का सेम डायरेक्शन, नहीं है सर पॉसिबल। अगर एक नॉर्थ होगा दूसरे को क्या होना पड़ेगा, साउथ होना पड़ेगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि सर रो नंबर 1 में जगह खत्म, और वैसे भी यहाँ पर दो दो डायरेक्शन तो है नहीं, रो नंबर 3 में जगह है पर सभी के सभी सेम डायरेक्शन फेसिंग है। सिर्फ रो 2 ही ऐसा था, रो 2 ही ऐसा था जिसमें से कुछ रोज नॉर्थ फेसिंग थी, कुछ रोज साउथ फेसिंग थी। इसका मतलब टी और यू में से एक नॉर्थ फेसिंग आ जाता और एक क्या आ जाता आपका, साउथ फेसिंग आ जाता। सर वो तो यहाँ पर अब कैसे पॉसिबल होगा? वैसे सर यहाँ पर एक जगह खाली है, ये नॉर्थ फेसिंग और इसके पास, पर सर इन दोनों में गैप देखो ना, 2% का गैप आ रहा है। टी और यू सेकेंड राइट, मतलब 1% का गैप चाहिए, तो टी और यू को आप कभी प्लेस ही नहीं कर पाओगे, टी और यू को आप प्लेस ही नहीं कर पाओगे, तो सर ये केस यहीं पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये केस क्या हो जाएगा सर, यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा बेस्ड ऑन टी और यू की इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के लिए बारी बारी से इरेज कर देता हूँ, जिससे बार बार मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चलो लेट्स इरेज दिस। केस नंबर 1 हमने इरेज कर दिया एक्स से स्टार्ट करते हुए। चलिए सर एक्स और कहाँ पर आ सकता है, एक्स और कहाँ पर आ सकता है आपका? सर एक्स आपने इस एक्सपेरिमेंट पे रख दिया, अब एक्स को ऐसा करते हैं यहाँ रख के देखते हैं। एक्स को यहाँ रखा, इसके सामने क्या आ गया, जेड आ गया, उसके 1 2 कौन आ गया, एस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया, के सामने क्या आ गया सर, के सामने वी आ गया, के सामने क्या आ गया, वी आ गया। अब वी डॉट एम इस तरफ भी आ सकता है, दूसरी तरफ, दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको अभी के लिए दिखाई दे रही है, और अकॉर्डिंगली क्यू और एम भी आ सकता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर टी और यू वाली इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है सर, इस पे ध्यान दे लेते हैं। टी और यू की इंफॉर्मेशन पे एक बार जल्दी से ध्यान दे लेते हैं। लेट्स सी, जैसे कि आपने यहाँ पर रख दिया, वी को यहाँ रखा है, टी और यू को यहाँ रखा जा सकता है। जैसे टी को आपने यहाँ रखा, टी को जैसे आपने यहाँ रखा तो उसके सेकंड राइट पे यहाँ पर कौन आ गया, यू आ गया। ऐसी एक और केस बन जाएगा, जेड एस के, दिस इज एक्स, दिस इज वी। इस बार ऐसा कीजिए, यू को यहाँ रख दीजिए और अकॉर्डिंगली सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। याद रखिएगा ये सभी के सभी साउथ फेसिंग है और फर्स्ट 4 क्या थे आपके, नॉर्थ फेसिंग थे। ठीक है सर, अभी चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर यू के सामने एम नहीं आना चाहिए, तो एम यहाँ पर तो आएगा नहीं। ठीक है सर, एम को यहाँ पर रखना भी नहीं है हमें। अब वी और उसके बीच में कितने का गैप था, 1 का गैप था, तो एम यहाँ आ सकता है क्या? सर एम यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एम आपने यहाँ रख दिया तो क्यू की जगह नहीं बचेगी। वी 1 के गैप के साथ अगर एम आपने यहाँ रख दिया तो क्यू और एम नेबर्स है ना, तो जगह नहीं बचेगी। उस तरफ रखिए, इस तरफ रखा सर, एम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका, क्यू आ गया। सिमिलरली इधर भी जगह, इधर आपने एम रख दिया तो जगह नहीं बचेगी, तो उस तरफ सर ऐसा कीजिए, वी के कैप के साथ एम रखिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर क्या बच गया, यू के सामने एम नहीं आना चाहिए, कोई इशू नहीं है इसमें, तो सेम रो में आ चुके हैं। वाई आपका फर्स्ट रो में नहीं आ सकता है, तो ये फर्स्ट रो था, यहाँ पर वाई नहीं आएगा। सेकेंड और थर्ड में वाई पॉसिबल है। चलो और क्या दे रखा था और क्या क्या बातें थी सर, एन के सेकेंड राइट पे ओ है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सर, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं, हाँ यहाँ पर ज़रूर आपका पॉसिबल है। एन के सेकेंड राइट पे ओ, एन के सेकेंड राइट पे ओ, दो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और सर क्या बता रखा था, एक बार थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। आर के सामने सबसे पहले आर क्या है, साउथ फेसिंग है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आर साउथ फेसिंग है तो आर यहाँ आ सकता है, आर साउथ फेसिंग है तो आर यहाँ पर भी आ सकता है, पर याद रखिएगा आर के सामने पी और एल नहीं आ सकते। सर पी और एल के बारे में क्या बोल रखा था, सर पी और एल की एग्जैक्ट रो बता रखी थी, पी और एल की आपकी क्या बता रखी थी, एग्जैक्ट रो बता रखी थी कि सेकेंड रो में है और पी के इमीडिएट राइट पे एल आएगा। सर पी के इमीडिएट राइट पे एल के लिए इसमें तो कहीं जगह है नहीं, पी के इमीडिएट राइट एल के लिए इसमें भी सर कहीं पर भी जगह नहीं है, तो ये केस भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो चुका है। तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो एक्स इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेस नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी प्लेस नहीं हो पाएगा। चलो वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब एक की पॉसिबिलिटी आपकी और बचती है, वो भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। वैसे दो पॉसिबिलिटी बचती है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और यहाँ पर एक्स पॉसिबल है क्या, एक बार ये बताओ एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर भी चेक करके देख लेते हैं सर। एक मिनट में सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, एक मिनट के लिए वेट कीजिए।
लेट्स सी अगर x यहाँ पर आता तो x यहाँ पर आता तो यहाँ पर क्या आ जाता सर, z आ जाता, फिर आपका z यहाँ पर आ जाता तो z के इमीडिएट राइट पे z के सॉरी एक दो सेकंड राइट और थर्ड राइट पे जगह थी क्या, नॉट पॉसिबल। तो सर ये केस कभी बन ही नहीं पाता, ये केस कभी बन ही नहीं पाता, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आपके और कौन बच गया सर, और आपके पास बच गया कि आप एक्स को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है सर, एक्स को यहाँ रख के देख लेते हैं, ये केस बचा है। एक्स के सामने कौन आ गया, जेड आ गया। अब जेड के सेकंड राइट मतलब अब ये साउथ फेसिंग है तो इस तरफ राइट हो जाएगा, तो एक दो यहाँ पर आ गया एस, एस के पास आ गया, इधर आ गया आपका के। बहुत ही बढ़िया सर। अब के सामने कौन आ रहा है सर, के सामने आपका वी आ रहा है, वी और एम में कितने था, एक का गैप है, एम आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है सर, आपका क्यू आ जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे। अब और क्या दे रखा था सर, बाकी चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। एक्स हो चुका है, ये हो चुका है, क्यू एम आपने प्लेस कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। देन टी और यू वाली इंफॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। वही सर सेम केस है कि अगर यहाँ पर आप टी रखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है सर, नो इशू। अब सर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, सर इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम इंटरचेंज करते तो क्या होता कि जैसे कि वही केस मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर। यहाँ पर पहले मैं ऐसा करते हैं, लेट्स से यहाँ पर यू और यहाँ पर टी रख देता इसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, पर यू के सामने कौन आ जाता सर, एम आ जाता, और आपने बोला था सर यू और एम एक दूसरे के सामने नहीं बैठ सकते, तो यू यहाँ नहीं फिक्स हो पाएगा। सर यू अगर यहाँ फिक्स नहीं हो पाएगा डेट मीन्स यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आपके आ जाएगा टी और यहाँ पर आ जाएगा यू। ये क्लियर है सभी के, बहुत सिंपल था। अब सर आपको बोल रखा था कि P और L सेकेंड रो में बैठते हैं और P के इमीडिएट राइट पे L है, तो P को यहाँ बैठना पड़ेगा और इसका इमीडिएट राइट कौन बन जाएगा, L बन जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर N और O वाला जो पॉइंट था वो एक बार चेक कर ले। N और O में कितने का है, एक का गैप है, तो सर N को इधर आना पड़ेगा, सेकेंड राइट पे एक राइट दूसरा राइट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, ओ आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब सर वाई के लिए बोला गया था, वाई पहले रो में नहीं है तो सेकंड और थर्ड दोनों में ही आ सकता है। वाई के सामने आर नहीं है, ये भी मना किया था। ठीक है सर, डेट्स फाइन, मतलब वाई अगर यहाँ रख रहे हो तो यहाँ आर नहीं रख सकते। ठीक है, पर वाई यहाँ रख दिया तो उसका फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। और क्या बोल रखा था, आर के सामने पी और एल नहीं है, तो आर इसका मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, आर मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, आर यहाँ नहीं बैठ सकता, तो आर कहाँ बैठ सकता है सर, आर यहाँ बैठ सकता है, आर यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है सर, और क्या दे रखा था, और कोई केस था हमारे पास, हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं, ये यूज़ कर ली है, ये यूज़ कर चुके हैं, ये भी कर ली, ये भी कर ली, देन दिस ऑल्सो। आर इज़ फेसिंग साउथ, सॉरी आर कहाँ दिख रहा है, साउथ फेसिंग है, तो आर को यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, आर यहाँ पर आ गया, साउथ फेसिंग है। अब आर के सामने पी और एल वाली टेंशन भी खत्म होगी। आर के सामने वाई नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ नहीं आ सकता, तो वाई के लिए एक ही जगह सर वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज़ है, ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। यू के सामने एम वाली भी यूज़ कर लिए, यू डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ठीक है, ये भी यूज़ कर लिया। वाई के सामने आर नहीं है, ये भी यूज़ कर चुके हैं। अब सर कौन बच गया, एक मेंबर बचा है, एक मेंबर बचा है। आपको दिया हुआ था ना वाई एंड डब्ल्यू ऑल्सो सिट्स इन द रोज, वाई तो बिठा दिया, डब्ल्यू अभी आपका बचा था, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा आपका फाइनल केस। लेट्स सी, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए। बहुत आराम से ये सवाल बनाया है, बहुत ही प्यारा सवाल था और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, बिना कहीं अटके। अगर आप नोट करें तो एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां हमें परेशान होने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल प्यार से बनाया। ठीक है, चलो। अब लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में कुछ गलती थी। लास्ट सेशन में मैंने सेकंड सेट आपको करवाया था, बाद में फिर मैंने वो सेकंड सेट हटा दिया था क्योंकि उसमें कुछ गलती थी। उसको करेक्शन कर लेते हैं, एक बार करेक्शन कर लेते हैं। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फटाफट। सभी से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि पॉज करके एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन से मैंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हटा दी है, और वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने हटाई है वो है कि कंजिक्यूटिव लेटर्स वाली जो बात थी ना, कि कंजिक्यूटिव लेटर्स वाले एक साथ नहीं बैठते, वो इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी है। अब कंजिक्यूटिव लेटर्स वाले एक साथ आपके बैठ सकते हैं, कंजिक्यूटिव लेटर्स वाले क्या हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। तो अब आप एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखिए, अब इसको एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिए, बिल्कुल 100% आंसर आएगा, 100% आंसर आ जाएगा। चलिए लेट्स देखें।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जैन से लेके कहाँ तक लिखना है? अगस्त तक। जैन से लेके अगस्त तक लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अरेंजमेंट बना देता हूँ जल्दी से। जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ये सर मैंने सारे मंथ के बेसिस पे बना दिए। वेरी गुड। चलो नो इश्यूज। चलो 2 केसेस के लिए जगह बना दी क्योंकि पर्सन ही हैं, सिर्फ पर्सन ही मेनली अरेंज करने के लिए। पर्सन है और साथ में सर एज भी है। वैसे पर्सन और एज आ जाएगी, थोड़ा सा इसको फिर और एक्सटेंड कर देते हैं। पर्सन और एज है आपकी। चलो 1 मिनट के लिए वेट करो। लेट्स सी, यहाँ तक हो जाएगा, ये बना लेंगे। ठीक है, पहला केस और यहाँ से बना लेंगे दूसरा केस। चलो वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। बारी बारी से देखना स्टार्ट करते हैं। द एजेस आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 2020। तो 2020 था बेस ईयर। नॉट कंसिडर द मंथ फॉर एज कैलकुलेशन। नो टू पर्सन एज इज सेम। नोट इफ द मेंशन पर्सन एज इज कंसिडर्ड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अनदर पर्सन बर्थ ईयर, देन इट विल बी एट एनी सीक्वेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल x is considered as last 2 digits of birth year of y which is 1934, then the age of x might be 34 और it might be its reverse, मतलब it can be also 43। ठीक है, none of the persons were born before 1970 और after 2010। मतलब एज का जो लिमिट दे रखा है वो 10 साल से लेके 50 साल तक का हो सकता है। ये आपको एज लिमिट दिया हुआ है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 50। ठीक है सर, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए वॉज बॉर्न इन 1988। तो बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करते जाते हैं। चलिए, ए वॉज बॉर्न इन 1988, डैट मीन्स हिज एज इज 32 ईयर्स। ठीक है, 2020 से लेना था ना कैलकुलेशन। His birth month is neither August nor he was born in the first half of the year। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मतलब पहले 6 महीने में भी जन्म नहीं हुआ और अगस्त में भी जन्म नहीं हुआ। तो पहले 6 महीने 1 2 3 4 5 6 इनमें भी नहीं हुआ, अगस्त में भी नहीं हुआ, तो सिर्फ जुलाई बचा है। तो क्या बच गया सर? सिर्फ जुलाई बच गया आपका। ठीक है, अब इसकी एज भी लिख दो। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं थी? चलो आगे इसमें भी 32 लिख दीजिए। लेट्स सी, आगे मूव ऑन करते हैं। H age is square number greater than A's age and both are born in consecutive months। H की जो एज है वो एक स्क्वायर नंबर है और A से ग्रेटर है। ठीक है, तो सर H की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर? सर यहाँ पर H की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 32 से ग्रेटर स्क्वायर नंबर होना चाहिए और लिमिट क्या है? 50 साल तक मैक्सिमम एज। तो सर 36 हो सकता है। एक चीज़ तो हो जाएगा कि 36 हो जाए और दूसरा हो जाएगा 49 हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसका ईयर भी एक बार देख लीजिएगा। 36 के लिए ईयर कितना आएगा और 49 के लिए ईयर कितना आएगा? सर 36 के लिए ईयर आएगा 1984, 49 के लिए ईयर आएगा 1971 आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ था? हाँ, बोथ आर बॉर्न इन कंजिक्यूटिव मंथ्स। कंजिक्यूटिव मंथ्स में आते हैं तो इनको ऐसा करते हैं AH करके इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक है सर, चलो। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड E इज 6 ईयर्स। A और E की एज का डिफरेंस कितना बताया जा रहा है सर? 6 साल बताया जा रहा है। 6 साल बताया जा रहा है, इसका मतलब E की भी 2 पॉसिबिलिटीज आ जा रही। इस हिसाब से तो E की भी 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना। एक बार E आपका हो सकता है 38। ठीक है, ये 38 कब होगा? जब A प्लस में करेंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है इसकी? माइनस करो तो कितनी आ जाएगी सर? 32 माइनस 6 किया 26 भी आ सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है सर, वेल एंड फाइन। अब आगे और क्या दे रखा था? C's एज इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ E। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। C की एज क्या है? लास्ट 2 डिजिट है E के बर्थ ईयर की। तो E का बर्थ ईयर एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार हमें E का बर्थ ईयर चेक करना पड़ेगा। तो E का कितना बताया जा रहा है? एक बार 26 है और एक बार क्या है?
38 है। 26 के टाइम में इसका बर्थ ईयर कितना आ जाएगा, 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। 26 के टाइम में कितना हो सकता है सर, 26 के टाइम में आपका हो जाएगा 1994, यही होगा क्या, 20 6 26 1994 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, 1982 हो जाएगा। यही आएगा क्या, एक बार चेक करके बताइएगा। ये 2 ईयर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक बार 82 दिखाई दे रहा है, एक बार 94 दिखाई दे रहा है। अब सी के लिए क्या बोला है, इसका रिवर्स है, नहीं सी मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट्स है। ठीक है, 82 का लास्ट 2 डिजिट्स 82 होता है, 82 तो पॉसिबल नहीं है, 50 मैक्सिमम है, रिवर्स हो सकता है, हाँ 28 पॉसिबल है। ठीक है, और 94 तो पॉसिबल नहीं है, 49 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। ठीक है, ये इतना लिख के रखते हैं एक बार के लिए। चलो सर, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद अब आगे बढ़े, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो अब और क्या दे रखा था, हिज बर्थ मंथ इज नॉट अप्रैल, सी अप्रैल में नहीं हुआ। ठीक है सर, तो सी के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्रॉस कर दो और यहाँ लिख दो अप्रैल। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा था, एफ एज इज क्यूब नंबर बिटवीन ई एंड सीज एज। एफ का क्या है, क्यूब नंबर है और ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में है एफ। ठीक है, और क्यूब नंबर है। 38 और 28 के बीच में कोई क्यूब नंबर आता है क्या, 38 और 28 के बीच में कोई क्यूब नंबर है क्या, नहीं है सर, कोई भी क्यूब नंबर नहीं है, तो ये तो हो गया आपका एलिमिनेट। अब सर 26 और 49 के बीच में है, बिल्कुल 100% है सर, 26 और 49 के बीच में है, इसका आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो यहाँ फिक्स हो गया। ई का एज आ गया आपका 26, सी का एज आ गया 49 और एफ का एज कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीज एज इज हाफ ऑफ जीज एज, और जी की एज क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एच के बर्थ ईयर। ठीक है, सबसे पहले जी की एज निकाल लेते हैं। जी क्या था, एच के लास्ट 2, 84 नॉट पॉसिबल, 48 पॉसिबल है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू क्या है, g/2 है, और g के लिए क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट है, तो 84 पॉसिबल नहीं है, 48 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 48 का हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 का हाफ सर यहाँ पर आ जाएगा 24, विच इज़ इन रेंज। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सर 71 नहीं हो सकता, 17 सर 17/2, 17/2 आप करोगे तो 10 से कम हो जाएगा, 17/2 करोगे तो 10 से कम हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। रेंज है 10 से 50 तक का, तो सिर्फ जी की एज क्या पॉसिबल हो पाएगी, 48 हो पाएगी। अकॉर्डिंगली डी की एज कितनी आ जाएगी सर, डी की एज आ जाएगी 24। तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, द एवरेज एजेस ऑफ ए एंड डी इज 2 लेस देन दैट ऑफ एज ऑफ बी, बी वॉज बॉर्न जस्ट नेक्स्ट मंथ ऑन विच डी वॉज बॉर्न। ठीक है, ये तो बात की चीज़ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, एवरेज एजेस ऑफ ए एंड डी, एवरेज एज ऑफ ए एंड डी इज 2 लेस देन द एज ऑफ बी। ए और डी की एज मुझे पता चल चुका है, 32 है और 24 है। 32 + 24 कीजिए, 32 + 24 हो जाएगा सर 56 हो जाएगा। 56 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 28 आ जाएगा, और 28 ये -2 उधर ले जाके +2, 28 + 2 कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 30। अब कैलकुलेशन आई होप मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, इतनी मैथ्स तो आप सभी कर सकते हैं। बी का एज फाइनल कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा था, बी हु वॉज बॉर्न जस्ट नेक्स्ट मंथ ऑन विच डी बॉर्न, बी हु वॉज बॉर्न जस्ट नेक्स्ट मंथ ऑन विच डी वॉज बॉर्न, तो डी के जस्ट नीचे कौन आएगा, बी आएगा, तो डी यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए, और इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, और क्या दे रखा था, सी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, सी का अगस्त में भी जन्म नहीं हुआ। तो ठीक है, एक और ऐसी लाइन बनाइए और इधर क्या लिख दीजिए, अगस्त लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, द पर्सन हुज बर्थ ईयर इज ऑड ऑन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, द पर्सन हुज बर्थ ईयर इज ऑड ऑन द मंथ, बर्थ ईयर ऑड, बर्थ ईयर अगर ऑड चाहिए तो इसका मतलब एज भी ऑड ही होगी। 2020 से कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से खुद सोच के देखना, अगर बर्थ ईयर ऑड है तो इसका मतलब एज भी ऑड होगी। ऑड एज वाला इवन नंबर ऑफ डेज वाले में जन्म लेता है।
ठीक है, एक बार इस इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अलग अलग ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने, 31, दिस कुड बी 28 और 29, दिस इज 31, दिस इज 30, 31, 30, 31, 31, इवन वाले में आ रहा है। इवन कौन कौन सा है, वैसे तो 30 श्योरली इवन तो अप्रैल और जून ही है, और अप्रैल और जून ही है। और क्या बोल रखा था कि जिसका ऑड है, ऑड बर्थ ईयर, ऑड बर्थ ईयर मतलब ऑड एज। सर ऑड एक तो सी का दिख रहा है, पर सी का मना कर दिया अप्रैल के लिए, तो अप्रैल के लिए तो सी का मना है। ठीक है सर, फिर और कौन सा था ऑड, सर ऑड था, और कौन सा था, हाँ जी एच का आपने कैंसिल आउट नहीं किया, सॉरी, एच का 49 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 36। और कौन सा ऑड दिखाई दे रहा है, सर एफ दिखाई दे रहा है, एफ भी ऑड है, एफ भी क्या दिखाई दे रहा है, ऑड दिखाई दे रहा है सर। तो जैसे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने एफ को यहाँ रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया, और सी आपका कहाँ गया, सी यहाँ गया। पर एक बार लाइन को फिर से पढ़े क्या, द पर्सन हुज बर्थ ईयर इज ऑड ऑन द मंथ विच हैज इवन नंबर है। ठीक है, और क्या दे रखा था, एफ यहाँ पर भी आ सकता है यार, इसी अकॉर्डिंगली एफ आपका यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगह पर ही पॉसिबल है एफ, दोनों जगह पर ही एफ पॉसिबल है, अप्रैल और जून दोनों में। ठीक है, द पर्सन हु इज यंगेस्ट नाइदर बॉर्न ऑन 30 days नाइदर बॉर्न इन 31 days। ठीक है, तो फरवरी वाले महीने में कौन आएगा, जो यंगेस्ट है। सर यंगेस्ट इनमें से कौन सा है, 24 वाला दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, सबसे यंग एज इसी की दिखाई दी है मुझे। ठीक है, तो डी आ जाएगा आपका कहाँ पर, फैब में आ जाएगा, तो डी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी के जस्ट नीचे बी आएगा, तो इसके जस्ट नीचे क्या रख दूँ, बी रख दो, बहुत ही बढ़िया सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जो यूज़ करते जाओ उसको लिखते जाओ। इनकी एज भी सामने लिख लो, 24, बी की एज कितनी, 30, एफ की एज कितनी है, 27, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, बी की भी कर ली है। ए और एच क्या है, साथ साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। अब यार यहाँ पर ये जो इसने इन्फॉर्मेशन बोली थी ना ऑड वाली, ये अकॉर्डिंग टू मी दोनों ऑड के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ऑड वाले इवन नंबर में ही आने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर एफ रख रहे हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली सी आना चाहिए, यहाँ एफ रख रहे हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब सी आप जैसी अप्रैल पे रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, केस एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी अप्रैल में नहीं आ सकता, क्योंकि ऑड वाले एक नहीं थे, ऑड वाले दो थे, तो दोनों के दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग इवन नंबर ऑफ डेज वाले के अंदर जाना चाहिए, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है ना जिन महीनों में, उनमें जाना चाहिए। तो एफ तो चला गया अप्रैल में, सी चला गया जून में, पर सेकंड केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर सी अप्रैल में चला जाएगा जिसके लिए मना कर रखा था, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब सी की एज कितनी बता रखी थी, सी की एज थी सर 49 थी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। अब ए और एच क्या थे, नेबर्स थे, तो एच आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, अब एच की क्या एज बता रखी थी, एच की एज थी सर 36 थी। ठीक है, ये भी यूज़ कर लिया, ये ऑलरेडी यूज़ कर ही चुके थे। ई की 26 है, जी की 48 है। और कोई इन्फॉर्मेशन थी क्या हमारे इसके अलावा, सर सी अगस्त में नहीं आएगा, सी नहीं है सर अगस्त में। और क्या बच गया, और क्या बच गया अपने पास इन्फॉर्मेशन में, सर जी और ई की पोजीशन बची है अपने पास। और कोई भी इन्फॉर्मेशन है क्या, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या जो बची है हमारे पास, नहीं बची सर, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास बची नहीं। तो जी और ई में वेरिएशन आ जाएगा, G/E/E/G करके ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा। यहाँ पर 48 और ई का क्या था, ई का एज था 26, 48/26, 26/48, ये मेरे अकॉर्डिंग आपका फाइनल क्या आ जाता है, अरेंजमेंट आ जाता है। जो पिछला जो सेशन था उसमें क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी, तो करेक्ट करके मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। काफ़ी लोगों को डाउट था कि सर इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, और भी चीज़ें हो सकती है, तो उसको करेक्ट करके ये फाइनल केस आपका बनना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी के क्लियर है, आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। 2 सेट्स आज हमने किए थे, दोनों के दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छे से सुनिएगा, अभी जाइएगा मत, कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा शेड्यूल है नया, वो आप लोगों के सामने है। हाई लेवल पजल्स अब डेली नहीं हो रही है अनअकैडमी पे, अल्टरनेट डेज पे हो रही है, मतलब एक दिन अनअकैडमी पे रहती है फ्री में,
और एक दिन जो अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक दिन वहाँ रहती है, जिससे डेली आपके हाई लेवल की पजल्स की प्रैक्टिस भी होती रहे और एक दिन मैं अनअकैडमी और एक दिन यूट्यूब पे ले भी सकूँ। बाकी आपका कोर्स बिल्कुल सेम है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का क्या किया जाए, करंट अफेयर्स कहाँ से किया जाए, तो इसमें हम हर बार आपको बताते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे रखा है मैंने, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, बिलो डिस्क्रिप्शन, उसमें आप नीचे एक लिंक देखिएगा, लिंक रहेगा अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का, लिंक रहेगा अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का लिंक है, मिस मत कीजिएगा, बहुत ही प्यारा लिंक है। और सिर्फ और सिर्फ 270 रुपये, मात्र 270 रुपये, ओनली 270 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट ईयर, फॉर द कंप्लीट एनुअल सब्सक्रिप्शन, जस्ट फॉर 270 रुपीज़। बस भूलिएगा मत, हमारा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड हमारा चैनल का नाम ही है वर्चुअस, ये डाल दीजिएगा और 270 रुपये में पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा क्रूशियल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जाने से पहले फिर से सेम रिक्वेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि दोनों पजल्स कैसे लगे और क्या टाइमिंग रही है आपकी पजल्स की। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट